हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जीएस वॉरियर में। दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की कड़ी में आज हम बातें करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में विशेष रूप से हम बातें किया करेंगे ये गुलाम वंश के बारे में। वैसे तो दिल्ली सल्तनत पर यानी तुर्क आक्रमण के बाद जो दिल्ली सल्तनत का जो वंश चलता है, इस पर जिस वंश का शासन चलता है, मुख्य रूप से आपको ये गुलाम वंश, इसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश का शासन चलता है। और आज के इस कड़ी में हम गुलाम वंश के बारे में देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि तुर्क आक्रमण के परिणाम के बारे में, यानी मुहम्मद गोरी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप ही ये भारत में एक दिल्ली सल्तनत के तहत गुलाम वंश की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी जाती है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह दोस्तों मुहम्मद गोरी का ही दास हुआ करता है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे जो शासक होंगे, सुल्तान होंगे इस वंश में, वो किसी न किसी के गुलाम रहा करते थे, यानी किसी न किसी के गुलाम थे। तो इसलिए इस वंश को गुलाम वंश रखा गया है। गुलाम वंश को और भी अन्य नामों से जानते हैं। आइए उसके बारे में यहाँ आपको हेडिंग में लिखा हुआ है कि दिल्ली सल्तनत पर जो शासन करने वाले वंश थे वह गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश थे। दोस्तों, यदि आप कार्यकाल के बारे में देखेंगे तो गुलाम वंश का जो अवधि है वह 1206 से 1290 के बीच है। खिलजी वंश का जो अवधि रहता है वह 1290 से 1300 के बीच है। और तुगलक वंश का जो अवधि है वह 1320 से 1414 के बीच है। सैयद वंश का अवधि 1414 से 1451 है। और लोदी वंश का अवधि जो है 1451 से 1526। और दोस्तों, यह लोदी वंश के अंतिम शासक होंगे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को परास्त करके बाबर जो है वह आपको बाबर शासन करते हैं। आइए अब जरा यदि देखते हैं, यानी मुगल वंश चलता है। इब्राहिम लोदी को परास्त करके बाबर मुगल वंश की नींव रखते हैं। अब यहाँ हम गुलाम वंश के कुछ शासक देखेंगे तो इसमें मुख्य रूप से आप यहाँ पर 11 शासक देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, इन 11 शासकों के बारे में अध्ययन नहीं करना है, विशेष रूप से अध्ययन करना आपको यह रेड लाइन में जो हमने यह ड्रॉ किया है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे, इल्तुतमिश के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे और गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पर यह देख सकते हैं कि रेड लाइन में हमने जो चारों को लिखा है, तो इसमें मुख्य रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन क्या थे कि गुलाम थे। दोस्तों, इन्हीं के कारण जो है इस वंश का नाम गुलाम वंश रखा गया था। आइए जरा देखते हैं। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह गुलाम वंश की नींव रखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दोस्तों आराम शाह गद्दी पर बैठते हैं। आराम शाह ज्यादा दिन तो नहीं रहते हैं, मात्र 8 महीने तक गद्दी पर शासन करते हैं। इसके बाद इल्तुतमिश होते हैं, फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इसके बाद रजिया, फिर मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, कैकुबाद और अंतिम जो शासक होते हैं वह कयूमर्स होते हैं। दोस्तों, इन कयूमर्स जो है अंतिम शासक होते हैं। इसके बाद खिलजी वंश का प्रारंभ होता है। आइए जरा इनके काला अवधि को देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल जो है 1206 से 1210 ईस्वी के बीच रहता है। आराम शाह का कार्यकाल 1210 ईस्वी में ही केवल 8 महीने तक रहता है। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 1236 के बीच रहता है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह का कार्यकाल है 1236। फिर रजिया सुल्तान इसी 1236 पे शासनारूढ़ होती है और 1240 तक रजिया सुल्तान का कार्यकाल चलता है। इसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह का कार्यकाल 1240 से 42 तक रहता है। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह का कार्यकाल
1242 से 46 तक रहता है। नसीरुद्दीन महमूद का कार्यकाल 1246 से 1265 के बीच रहता है। गयासुद्दीन बलबन का कार्यकाल 1265 से 1287 ईस्वी तक है। कैकुबाद का कार्यकाल 1287 से 1290 तक है। क्योमर्स का कार्यकाल 1290 है। अब आइए जरा देख लेते हैं गुलाम वंश के बारे में। तो दोस्तों गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कह सकते हैं या फिर इसे दास वंश भी कह सकते हैं। दोस्तों आपको बता दे कि दिल्ली सल्तनत प्रशासन करने वाले जो प्रारंभिक सुल्तान हैं वह गुलाम वंश से संबंधित है, यानी गुलाम वंश से संबंध रखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर यह गुलाम वंश के पीछे का क्या तर्क है, यानी गुलाम वंश कहने का प्रमुख तर्क क्या है? तो गुलाम वंश कहने का प्रमुख तर्क है कि इसमें श्रेष्ठ जो 3 शासक होंगे वह 3 शासक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। यह तीनों क्या गुलाम थे। यदि गुलाम की बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, और यदि बात करेंगे इल्तुतमिश तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे, और यहाँ पर बलबन तो बलबन इल्तुतमिश के गुलाम थे, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जा सकता है। आइए अब आगे हम पुनः देखते हैं दोस्तों, आगे पुनः यह देखते हैं कि गुलाम जो है, गुलाम को फारसी में हम कहते हैं बंदगा। अब ये गुलाम को फारसी में बंदगा कहते हैं, तो गुलाम को विशेष रूप से सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता है। आइए अब आगे इस गुलाम वंश की कड़ी में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, जैसे ही मोहम्मद गौरी का मृत्यु 1206 ईस्वी में होता है, तो उसके बाद यही कुतुबुद्दीन ऐबक यानी उसी का दास यानी गुलाम रहते हैं, और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय क्षेत्र का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, यानी बनाया जाता है। अब दोस्तों यह जो है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो अपना राजधानी लाहौर को बनाता है। यदि इसके राज्याभिषेक की बात करेंगे तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 12 जून 1206 ईस्वी को होता है। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक सिंहासन पर मतलब बैठते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, तो सिंहासनारोहण के समय कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान नाम का कोई उपाधि ग्रहण नहीं किया। यह सुल्तान पद का उपाधि ग्रहण नहीं किया, बल्कि यह अपने आप को मलिक व सिपह सालार की उपाधि से ही संतुष्ट रखा। तो आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि यह केवल कौन सी उपाधि धारण किया था? मलिक और सिपह सालार की उपाधि ही केवल रखा था, सुल्तान की उपाधि नहीं रखा था। अब यहाँ देख सकते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है बहुत सारे निर्माण किए थे, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में, यानी कह सकते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार के लिए समर्पित जो है कुतुब मीनार, उसकी नींव इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। और दोस्तों यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में कुतुब मीनार का केवल पहली मंजिल ही बनी थी, और इसके आगे का जो निर्माण था वह इल्तुतमिश के समय में 225 फीट ऊंचा 4 मंजिल का बना दिया गया। अब दोस्तों ये कुतुब मीनार तो 4 मंजिल का हो गया, और इसके बाद क्या होता है कि अगला यदि तुगलक वंश में यदि पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होगा कि फिरोज तुगलक आएंगे। तो फिरोज तुगलक के समय में बिजली गिरने के कारण इस कुतुब मीनार का क्या होता है, चौथी मंजिल नष्ट हो जाता है। अब चौथी मंजिल नष्ट जब हो गया तो उस नष्ट होने के कारण फिरोज शाह तुगलक ने 2 छोटी मंजिलें बनवा दी। इस तरह से कुतुब मीनार की 5 मंजिलें हो गई, और उस 5 मंजिल जब हो गई तो इसकी ऊंचाई वो 225 फीट से 9 फीट और बढ़ गई थी, यानी कुल मिलाकर के 234 फीट हो गई थी कुतुब मीनार की ऊंचाई। अब देखते हैं, अब आगे दिल्ली का एक कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है। तो दोस्तों दिल्ली का कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नाम का एक मस्जिद है, इसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो यहाँ हम जान लिए कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है मस्जिद, इसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है प्रसिद्ध है किस लिए? तो अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, यानी लाखों का दान देने वाला उसे कहा जाता है।
अब दोस्तों यहाँ पर एक और हम बात करेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति जो है वह कौन है? बख्तियार खिलजी होते हैं, उसके सहायक सेनापति। यही बख्तियार खिलजी जिसने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। तो यहाँ हम पढ़ लिए। अब आइए और देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दोस्तों वह साहित्य का एक महान संरक्षक भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये दो लेखक जो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे उनको संरक्षण प्रदान किया। वह लेखक है, एक है हसन निजामी। हसन निजामी जिनकी रचना है ताजुल मासिर, और एक ये साहित्यकार हैं जिनका नाम है फक्र ए मुदब्बिर। ये फक्र ए मुदब्बिर का जो रचना है वह है अदाब उल हर्ब तथा अल भुजाता। इनको संरक्षण प्रदान किया। देख लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु 1210 ईस्वी में होता है। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु 1210 ईस्वी में जो होता है वह चौगान खेलते समय। यदि दोस्तों चौगान का आप अभी के दौर में कंपैरिजन करेंगे तो पोलो एक खेल होता है, तो वही समझ लीजिए कि पोलो खेल, यानी चौगान खेलते समय घोड़ा से गिर करके लाहौर में ही उनकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हो जाती है। और इस प्रकार क्या होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में ही दफनाया जाता है। अब दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उत्तराधिकार कौन होते हैं? तो आराम शाह होते हैं। इनके नाम से यह स्पष्ट है, आराम शाह मतलब आराम करने के लिए। आराम शाह जो है केवल यानी 8 महीने तक ही आराम शाह शासन करता है। अब दोस्तों आराम शाह को कौन? बदायूं का इख्तियार कौन होते हैं? इल्तुतमिश। अब दोस्तों बदायूं का इख्तियार इल्तुतमिश जो है आराम शाह को अपदस्थ कर देते हैं, यानी उनकी हत्या करके गद्दी पर इल्तुतमिश बैठ जाते हैं और तब से इल्तुतमिश का शासन चलता है। अब दोस्तों यह बदायूं जो है आपको उत्तर प्रदेश में बदायूं एक जिला मिलेगा, तो वहाँ उत्तर प्रदेश में बदायूं है। और इख्तियार समझ लीजिए कि इख्तियार मतलब गवर्नर समझ लीजिए। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। अब दोस्तों इल्तुतमिश जो था वह तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था, और ये इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा दामाद था। जब ऐबक की मृत्यु हुई थी उस समय ये इल्तुतमिश जो है बदायूं का गवर्नर था। और ये इल्तुतमिश जो है राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करता है। अब दोस्तों यदि वास्तविक में यदि क्वेश्चन में यदि पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, तो या तो हो जाएगा इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि इन्होंने लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। और ये वास्तविक संस्थापक कहने के पीछे भी और भी कारण हो सकते हैं, जैसे यदि हम कहेंगे तो दिल्ली को राजनीतिक, प्रशासनिक व सांस्कृतिक केंद्र इल्तुतमिश ने बनाया तथा दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ता व स्थायित्व भी प्रदान किया इल्तुतमिश ने, जिसके कारण इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जा सकता है। समझ लिए? चलिए अब आइए आगे देखते हैं कि इल्तुतमिश को गजनी के शासक जो है वह दास्य मुक्ति पत्र प्रदान करते हैं, यानी दास्यता से मुक्ति पाते हैं। यानी इल्तुतमिश को गजनी के शासक यल्दूज से दास्य मुक्ति पत्र प्राप्त करते हैं। अब देखिए, अब आगे यदि इल्तुतमिश के बारे में कहा जाएगा तो आप यहाँ यह समझ लीजिए कि यदि आता है प्रश्न में कि रणथंभौर को जीतने वाला पहला ये तुर्क सुल्तान कौन था, तो रणथंभौर को जीतने वाला पहला तुर्क सुल्तान इल्तुतमिश था। और यदि यह भी आता है कि शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था, तो वो भी जवाब देंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किया। और दोस्तों यह शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किया तथा इल्तुतमिश ने ही सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने का परंपरा प्रारंभ किया। चांदी का टांका व तांबे का जीतल भी इल्तुतमिश ने प्रचलित किया था। ग्वालियर विजित करने के बाद ज्यों ही इल्तुतमिश ग्वालियर प्रदेश को जीतते हैं, तो जीतने के बाद सिक्कों पर इल्तुतमिश ने रजिया का नाम भी लिखवाया। अब आगे देखते हैं तो सबसे पहले दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया, तो सबसे पहले दिल्ली के अमीरों का दमन इल्तुतमिश ने ही किया था। अब दोस्तों यहाँ पर अभी हमने
ये कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में जानकारी प्राप्त किया। अब दोस्तों आगे के स्लाइड में हम इल्तुतमिश के बारे में और भी जानकारी लेंगे, इल्तुतमिश के बारे में और पुनः इसके बाद रजिया सुल्तान तथा बलबन के बारे में आगे के हम स्लाइड में। तो दोस्तों इल्तुतमिश के बारे में हम देख रहे थे, यानी भारत में यदि कहा जाएगा कि इक्ता प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय किसे है, तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत यानी इल्तुतमिश ने ही किया था। अब दोस्तों यह इक्ता प्रणाली का वर्णन जो है आपको सियासतनामा रचना में मिल जाएगा। अब यह इक्ता प्रणाली यानी अक्ता क्या है, तो आइए जानते हैं इक्ता या फिर अक्ता क्या है। तो यहाँ जैसा कि आप देखेंगे इक्ता मतलब होता है हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास। तो हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास जो है इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ इक्ता ये प्राप्तकर्ता जो होते हैं, जिसे इक्ता पद मिलता है, तो इक्ता प्राप्तकर्ता को भावी सेवा शर्त पर लगान का हस्तांतरण किया जाता है। यानी क्या कि आने वाले समय में कुछ सेवा शर्तें हैं, उन लगानों का हस्तांतरण किया जाएगा इस इक्ता के तहत, जिसे भी इक्ता मिलेगा। अब दोस्तों इक्ता पाने वाला पहला सुल्तान इक्ता पाने वाला जो होगा व्यक्ति, तो इक्ता पाने वाला व्यक्ति सुल्तान की सेवा के लिए एक निश्चित संख्या में सैनिक को रख सकता है, यानी सैनिक की नियुक्ति भी कर सकता है। और क्या कर सकता है, जो भी इक्ता जिसे मिलता है वह राजस्व की वसूली भी करता है, यानी टैक्स की भी लगान की भी वसूली करता है। और क्या होगा कि जिसे भी इक्ता मिला है, यानी इक्ता पद जिसे मिला है, जो भी इक्ता प्राप्त किया है, वह क्या करेगा कि सैनिक का खर्च और अपना खर्च काट करके जो बचता है उसे हम ये फवाजिल कहते हैं। तो जो बचेगा वह क्या करेगा, केंद्र को भेज देगा, यानी सुल्तान के पास चला जाएगा, वह पैसा वह खर्च सुल्तान के पास चला जाएगा। इक्तेदार जो होता है वह इक्तेदार का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण भी हो सकता है। और क्या कि इक्तादार जो होगा पूर्ण रूप से आप यहाँ सभी चीज़ देख सकते हैं, तो सुल्तान पर ही निर्भर करता है, यानी सुल्तान पर ही निर्भर रहता है इक्तादार। अब देखिए और इल्तुतमिश के बारे में विस्तृत जानकारी हम लेते हैं। यदि बातें करेंगे तो एक सिस्टमेटिक ढंग से न्याय प्रणाली के लिए इल्तुतमिश क्या करते हैं कि व्यवस्थित न्याय प्रणाली के लिए इल्तुतमिश नगरों में काजी और अमीर ए दाद की नियुक्ति करते हैं। क्या हुआ कि एक प्रकार से व्यवस्थित न्याय प्रणाली के लिए नगरों में काजी और अमीर ए दाद की नियुक्ति करते हैं। शासन काल के दौरान, यानी शासन काल में यह जो है लाल वस्त्र को न्याय का प्रतीक माना जाता है, यानी इल्तुतमिश के शासन काल के अवधि में उसके दौरान में लाल वस्त्र को ही न्याय का प्रतीक माना जाता है। अब दोस्तों इल्तुतमिश जो है द्वाब के क्षेत्र को एक महत्व समझा, तो यानी द्वाब को आर्थिक महत्व समझ करके जहां द्वाब वाला क्षेत्र है वहां करीब 2000 तुर्क सैनिक का नियुक्ति भी किया। और क्या तुर्की राज्य के लिए उत्तर भारत में सर्वाधिक संपन्न जो भी प्रदेश था उस पर आर्थिक व प्रशासनिक नियंत्रण अपना स्थापित करता है। अब यहाँ पर एक बात सामने उभर के आ जाता है, द्वाब। दोस्तों द्वाब क्या है, यदि द्वाब समझने में आपको कठिनाई हो रही है तो समझ लीजिए द्वाब मतलब क्या होता है। द्वाब मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दो और आब मतलब दो आब मतलब हो गया नदी के बीच का क्षेत्र, और दो मतलब दो, तो दो नदियों के बीच का क्षेत्र हो गया द्वाब। ठीक है, जैसे एक नदी गंगा आ रही है और एक आपका मान चले यमुना नदी आ रही है, तो यह दो नदी के बीच का जो क्षेत्र होगा यही आपको द्वाब कहलाएगा। तो आप द्वाब समझ गए होंगे। जैसे पंजाब है, यानी 5 नदियों के बीच का क्षेत्र है, तो वह हो गया पंजाब। अब देखिए कि इल्तुतमिश क्या करते हैं कि प्रशासन को संगठित करने के लिए, यानी प्रशासन को संगठन के उद्देश्य से उसने एक दल की स्थापना करते हैं, वह दल का गठन करते हैं। वह दल क्या होता है, तो वह दल
चालीसा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों चालीसा कहिए या फिर उसे आप तुर्कान ए चिहलगानी भी कह सकते हैं। यह 40 तुर्क सरदारों का ये सदस्य होता है, इसमें उसी का दल होता है। अब दोस्तों यहाँ हमने अभी पढ़ा कि 40 तुर्क सरदारों का इसमें दल रहेगा, तो यह जरूरी नहीं है कि हमेशा ये 40 में यानी तुर्कान ए चिहलगानी में 40 ही सदस्य रहेंगे, कभी इससे कम भी सदस्य हुआ करते थे। आइए और इनके इल्तुतमिश के यदि कार्यों को देखेंगे तो इल्तुतमिश जो है कुतुब मीनार का नींव रखा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, तो उसको पूर्ण कराता है। दोस्तों यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात आ गई, तो हमने पीछे अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक का ये राज्याभिषेक जो है 12 जून 1206 को हुआ था। हमने बोर्ड पर लिख दिया था 12 जून 1206 को, जबकि 24 जून 1206 होना चाहिए था। जो हमसे मिस्टेक हो गई थी, लिखा गया वहाँ 12 जून 1206। वहाँ ध्यान रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 24 जून 1206 को हुआ था। अब देखिए बदायूं में हौज शमसी व शमसी ईदगाह का निर्माण भी इल्तुतमिश ने किया था। और क्या, जोधपुर में अतारकिन दरवाज़ा का भी निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। और इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन की कब्र पर सुल्तानगढ़ी नाम का मकबरा का भी निर्माण किया था। अब आइए और आगे देख लेते हैं, और आगे कुछ इनका निर्माण है। यहाँ देख सकते हैं तो मोहम्मद गौरी की स्मृति में यानी मोहम्मद गौरी के याद में इल्तुतमिश ने मदरसा ए मुइजी, मोहम्मद गौरी के स्मृति में यानी याद में इल्तुतमिश ने मदरसा ए मुइजी तथा अपने पुत्र नासिरुद्दीन की याद में नासिरी मदरसा का निर्माण किया था। इल्तुतमिश ने अपनी सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण समकालीन साहित्य में दिल्ली को हजारते दिल्ली कहा गया। इल्तुतमिश के दरबार में मिनहाज उस सिराज और मलिक ताजुद्दीन जैसे विद्वान रहा करते थे। अब दोस्तों मिनहाज की रचना है तबकात ए नासरी। यहाँ पर तबकात ए नासरी ही क्यों लिखे और इसकी रचना है, तो तबकात ए नासरी लिखने का हमारा उद्देश्य यह है कि यहाँ तबकात ए नासरी यानी यह जो रचना तबकात ए नासरी है यह इल्तुतमिश के बेटे जो है नासिरुद्दीन उन्हीं को समर्पित है। इसलिए हमने यहाँ लिखा मिनहाज की रचना तबकात ए नासरी, इसलिए यहाँ पर वर्णन किया है कि इल्तुतमिश के बेटे नासिरुद्दीन के लिए समर्पित है। इल्तुतमिश वैसा प्रथम शासक है जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त किया है। हमने बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान की पदवी नहीं लिया था और यहाँ पर ये सुल्तान की पदवी लिया था, यानी दिल्ली सल्तनत का यह प्रथम ऐसा शासक है जिसने सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त किया। किससे? 1229 में बगदाद के खलीफा से। अब इल्तुतमिश का मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी को होता है। अब दोस्तों इल्तुतमिश का मृत्यु होता है 1236 में, तो मृत्यु से पहले इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी नामित करता किसे? रजिया सुल्तान को। लेकिन रजिया सुल्तान नहीं बल्कि कुछ समय के लिए ये उसके पुत्र जो होंगे ये रुकनुद्दीन फिरोज वह गद्दी पर बैठेंगे। तो यहाँ आप वो जानने से पहले एक बात और जान लीजिए कि इसी के समय में चंगेज खान नाम का एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। तो दोस्तों चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट थे जलालुद्दीन। तो चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन जो है इल्तुतमिश के यहाँ शरण लेने के लिए जाता है, लेकिन इल्तुतमिश क्या करता है कि अपने यहाँ शरण नहीं देता है। अब आइए इसके बाद देखते हैं कि इल्तुतमिश का जब मृत्यु हो जाता है अप्रैल 1236 में, तो इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र यानी बेटा रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है। अब दोस्तों यह रुकनुद्दीन फिरोज जो है यह एक अयोग्य शासक होता है। यह अयोग्य शासक था और इसके जो कम समय का जो शासन चलता है उस कम समय के शासन पर उसकी माँ शाह तुर्कान
शाह तुर्कान छाई रहती है। अब दोस्तों शाह तुर्कान जो छाई रहती है, इस शाह तुर्कान के प्रभाव से परेशान होकर तुर्क अमीर ने रुकनुद्दीन को हटा करके रजिया को सिंहासन दे दिया। अब दोस्तों रजिया को सिंहासन दे दिया तुर्क अमीर, लेकिन आगे चल करके यही कुछ तुर्क अमीर जो है रजिया के विरुद्ध विद्रोह भी कर देता है। वो कहानी आगे हम पढ़ेंगे। दोस्तों इसी रजिया सुल्तान को इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकार नामित किया था। अब आइए जरा देखते हैं रजिया के बारे में। दोस्तों हम यह जानेंगे कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार मौका था कि से उत्तराधिकार के प्रश्न पर किसी महिला को स्थान दिया गया, यानी महिला को चुना गया जनता द्वारा। तो रजिया ने क्या किया कि रजिया ने न्याय के लिए सूचक जो होता लाल वस्त्र वह पहन करके जनता से शाह तुर्कान के विरुद्ध सहायता मांगी थी। रजिया सुल्तान ने साम्राज्य में शांति स्थापित की और रजिया सुल्तान जो है पर्दा प्रथा त्याग देती है और पर्दा प्रथा त्याग करके पुरुषों के तरह चोगा यानी काबा, जिसे आप कोट कह सकते हैं, कोट पहन करके तथा कुलाह यानी टोपी पहन करके दरबार में आया करती थी या फिर दरबार लगाया करती थी। अब यहाँ पर एक है दोस्तों, यह जो है एक व्यक्ति है जमालुद्दीन याकूत, जो गैर तुर्क होते हैं। तो मलिक जमालुद्दीन याकूत को रजिया सुल्तान ने अमीर ए अखूर, जिसे अस्तबल का सरदार यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। अब दोस्तों यहाँ से जनता में विद्रोह की चिंगारी भड़क उठती है। इसलिए भड़क उठती है क्योंकि यह तुर्क अमीर को न देखते हुए गैर तुर्कों को ऊंचे ऊंचे पद देना प्रारंभ किया। मतलब वह तुर्क जिसने रजिया सुल्तान को बैठाया था उसे न दे करके बल्कि एक गैर तुर्क को भी दिया था। आइए यहाँ जानते हैं अमीरों को उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना रास नहीं आया। यानी क्या, जो भी अमीर थे यानी तुर्क अमीर जो भी थे, रजिया सुल्तान जो पूर्ण नियंत्रण करती थी उसको रास नहीं आया। और क्या होता है यहाँ पर देखिएगा तो तुर्क अमीर की नाराजगी की कुछ वजह है। क्या है तुर्क अमीर की नाराजगी की वजह, तो आइए जान लेते हैं। तुर्क अमीर की नाराजगी की वजह हमने पहले भी अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि गैर तुर्क अमीर को ऊंचे ऊंचे पदवी जो रजिया सुल्तान देती है यही उसका मुख्य वजह है। जैसे यहाँ गैर तुर्क अमीर जो है ये मलिक जमालुद्दीन याकूत, इसको घोड़े का सरदार जो नियुक्त किया जाता है, यह सब कुछ प्रमुख ये था आपको वजह था। और क्या देखिएगा तो यह था कि गैर तुर्क अमीर को तो उच्च पद दिया और साथ ही साथ क्या किया कि तुर्क अमीर के समक्ष एक दल खड़ा करने का भी प्रयास करती है रजिया सुल्तान। यही सबसे बड़ी वजह है उसका। और क्या, और देखिए सबसे पहले यदि रजिया सुल्तान के साथ विद्रोह होता है तो सबसे पहले वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी विद्रोह करता है। पुनः इसके बाद कबीर खान आया जो लाहौर के हैं वह विद्रोह करते हैं और अल्तुनिया जो तबर हिंद के होते हैं वह विद्रोह करते हैं। दोस्तों आगे चल कर के रजिया सुल्तान क्या की कि अल्तुनिया के साथ विवाह कर ली और अल्तुनिया को अपने पक्ष में कर लिया। और पुनः क्या करते हैं, अपने पक्ष में भी कर लेती है रजिया सुल्तान। फिर भी इसको क्या होता है कि कुछ डाकुओं द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। कैथल के पास 13 अक्टूबर 1240 को हत्या कर दिया जाता है। अब दोस्तों होता ये है कि रजिया सुल्तान जो है, रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद अमीरों द्वारा, वही तुर्क अमीर द्वारा बहराम शाह को सुल्तान बना दिया जाता है। अब दोस्तों मिनहाज उस सिराज कहते हैं, मतलब उनका कथन है कि रजिया सुल्तान के पतन के यदि कोई कारण होगा तो रजिया सुल्तान के पतन का प्रमुख कारण था उसका महिला होना। अब दोस्तों यहाँ पर अभी हमने ये इल्तुतमिश और क्या रजिया सुल्तान के बारे में जानकारी प्राप्त किया। अब आगे यानी अगले वीडियो में यानी इसका पार्ट 2 आएगा, दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश का पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से बलबन के बारे में पढ़ेंगे तथा जो भी अन्य सुल्तान बच गए हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों आपसे उम्मीद और आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत देख करके बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। तो दोस्तों आप इसी तरह अपना ढेर सारा
प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।